हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी अर्थशास्त्र प्रकृति कार्य और महत्व कक्षा कक्ष में कक्षा के निहितार्थ। देखो फिर सबसे पहले साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति होती तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई ना वो लैटिन भाषा से हुई। मनोवैज्ञानिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यूनानी शब्द भाषा अथवा लैटिन भाषा साइकोलोगस से हुई है, जो साइकी प्लस लोगो से बना हुआ है। साइकी का अर्थ आत्मा सोल व लोगोस का अर्थ साइंस है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु एवं जननीय दर्शन शास्त्र है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान नाम यूनानी के निवासी रुडोल्फ गोल्काई द्वारा दिया गया था। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स 1842 से 910 ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लैटिन शब्द साइकी का अर्थ है, तो उसका अर्थ है आत्मा। फिर मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। फिर मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण है और शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा क्या जो 1900 ईस्वी से 20वीं सदी में अमेरिका में पैदा हुई थी। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है क्या है, तो वो है मानव व्यवहार है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो व्यवहार का विज्ञान है। निम्नलिखित में से किसी शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है तर्क के विज्ञान के रूप में ये सही नहीं है। बाकी आत्मा के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में है। वुडवर्थ का मानना है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है, तो यह है वुडवर्थ का है। जब भी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन है, तो मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार का अध्ययन है। फिर बाद में जाता है मनोविज्ञान की परिभाषा। वुडवर्ड के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसकी क्रियाकलापों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। वॉटसन मनोविज्ञान का निश्चित व विशुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल्स मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ मनोविज्ञान की विकास यात्रा एवं समर्थक। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ने 18 से 18 शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान। टोपोलॉजी थॉमस रीड। चेतना का विज्ञान विलियम वुंड टिचनर। विलियम्स विलियम जेम्स है। वाइब वाइब्स है। फिर व्यवहार का 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान मैकडूगल्स, पिल्सबरी, वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर। 21वीं सदी में व्यवहार के विज्ञान को ही अपनाते हुए मनोविज्ञान मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसने दिया था, तो यह दिया था स्किनर ने दिया। मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना आ जाती है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वुंड के द्वारा की गई थी। 1879 में जर्मनी के लिपिंजिंग शहर की कॉल्म्स मार्क्स विश्वविद्यालय में विल्हेम वुंट ने विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त द्वारा बनाई गई। पर प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी लिपजिंग के अंदर की गई थी। विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी, तो वो हुई थी 1879 के अंदर। जर्मनी के विलियम हुंट जाने जाते हैं पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाने के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे, ईएल थॉर्नडाइक थे। शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक अमेरिकी निवासी माने जाते हैं। अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट जर्मनी के निवासी को माना जाता है। फिर बात के अंदर आ जाए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है, तो विलियम वुंड है। विलियम जेम्स ने 1842 1910 का जन्म न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के एक धनी और प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था। विलियम जेम्स को प्रकार्य का एक अग्रदूत माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण की एवं सीखने से संबंधित है। ठीक है, तो ये कहा था स्किनर ने कहा था। फिर बाद में आ जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा क्या है जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षण परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। पील महोदय शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है जिसके
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उनके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने, उनकी क्षमताओं की सीमाओं और विस्तार को जानने और उनके सीखने की प्रक्रियाओं को अवगत होने में सहायता करता है। सीएच जुड़ जन्म से लेकर परिपक्वता तथा तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या का विवेचन करने वाले विज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और परिणामों को क्षेत्रों के अनुप्रयोग है। फिर बात के अंदर आता है करो एंड करो। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करता है। इसी पर शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास क्रमबद्ध का व्यवस्थित अध्ययन है। तो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जेम्स ड्रेवर शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा क्या है? जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है। एलिस क्रो और शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। फिर बात करते हैं शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी कवर्ड एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनालिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये स्किनर के द्वारा दी गई थी। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो वो करता है करो एंड करो। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के वैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? तो यह प्रो की है। फिर बात किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? तो है यह है ये एपीएल की है। ये किसने कहा? ये किसी मनोविज्ञान शिक्षा विवर्ती है विकास का अव्यवस्थित अध्ययन है। तो यह क्या है? जे जे स्टीफन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है। ये किसने कहा? एलिस क्रो ने मनोविज्ञान शिक्षा को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रगट करके उसकी उन्नति के योग देता है। तो ये क्या है? स्वामी क्या मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर होता है मनोविज्ञान। उन्होंने कहा मनोविज्ञान के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, मौलिक मूलभूत सिद्धांत शुद्ध और मनोवैज्ञानिक। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रतिपादक जीन कार्य पशु मनोविज्ञान, प्रतिपादक थॉर्नडाइक मनोविज्ञान, गतिशीलता मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारिक या अनुपयुक्त अप्रेस मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक नियम एवं सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी भावनात्मक पहलू से संबंधित है। मैदानी एवं चिकित्सा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विद्यालय मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक, परामनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित है? तो वह व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है। तो किसकी शाखा है? व्यवहार व्यवहार मनोविज्ञान की शाखा है। निम्न में से कौन सा तत्व मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है, बल्कि असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान ये सब आ जाते हैं। इनमें से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान का व्यक्तिगत समानता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंधित नियम मूल्यांकन है, पाठ्यक्रम है, अधिगम ये सब आ जाती है। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर आ जाती है। शैक्षिक मनोविज्ञान के सामान्य क्षेत्र वंशानुक्रम में वातावरण विकास व्यक्तित्व व्यक्तिगत विभिन्नता समानता इसका क्षेत्र नहीं है। अधिगम प्रक्रिया पाठ्य क्रिया निर्माण एवं विकास विशिष्ट बालक मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं संवादात्मक विकास निर्देशन और परामर्श मापन एवं मूल्यांकन समूह गतिशीलता अनुसंधान अनुशासन संबंधी शिक्षा की समस्या का अध्ययन है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र हैं। अधिगम कटा सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सीखने की अधिगम की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। गेरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र हैं। बालक का विकास, विकास प्रक्रिया, बुद्धि की प्रकृति, भाषा एवं चिंतन, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थी के विकास का मूल्यांकन, बालक का निर्देशन, व्यक्तित्व संबंधी समायोजनात्मक समस्या तथा शिक्षक शिक्षा संबंधी कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, ये नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग मार्ग प्रशस्त
करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो नहीं है, खेलों का प्रशिक्षण नहीं है। लिनगेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्र नहीं है। तो जो नहीं है ना, वो है अधिगम विषय वस्तु नहीं है। अधिगम करता है, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, अध्यापक अध्यापक की अभिव्यक्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्न में से कौन से क्षेत्र के मुख्य संबंधित है? अधिगम परिस्थिति निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? तो सारे आते हैं। शिक्षार्थी आते हैं, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य में आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो संबंध किसे है? शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से भी है। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है तो सभी है, जैसे अधिगम करता है, अधिगम कर की प्रोसेस है, अधिगम की स्थितियां भी है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है। तो जो सम्मिलित है ना, वो है अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति, ये है। फिर बात कर लेना निम्नलिखित तुम्हें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो परिनिंद्रिय ज्ञान नहीं आता है। वंशानुक्रम या वातावरण व्यक्ति एक बनता है। अधिगम प्रक्रिया परमाणु विज्ञान के अंतर्गत पुनर्जन्म व टेलीपैथी जैसे अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्व इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। सामान्य विज्ञान मनोविज्ञान एक व्यापक मनोविज्ञान है जिसकी जिसकी शिक्षा मनोविज्ञान केवल एक शाखा है। संवृत्ति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र की किसी घटक से संबंधित है। तो सीखने की प्रक्रिया से संबंधित अधिगम प्रक्रिया या में मानसिक क्रियाएं जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संपत्ति निर्माण तथा सीखने के नियम या सिद्धांत अधिगम समस्याओं का निदान या उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अधिगम प्रक्रिया से है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता तो मानसिक रोग नहीं आता है। मानसिक रोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान तथा निर्धारित मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र एक ही क्षेत्र नहीं है? तो सीखने का स्टेटस नहीं है, जबकि सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने वाला, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगम करता, अधिगम प्रोसेस व परिस्थिति आती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र नहीं है? तो अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, जबकि समुदाय प्रबंधन मापन है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह शिक्षा अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है। अधिगम करता हुआ अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कार्य की यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन सा क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? तो अधिगम परिस्थिति से संबंधित है। फिर बात बनाने में मुझे कौन सा विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? तो आत्मा, प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, जाति, लिंग एवं शारीरिक संरचना का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता है। विकल्प 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? तो जो उपयुक्त प्रदर्शित करता है वो है धनात्मक विज्ञान और व्यवहारात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक एक के सिद्धांत निश्चित अर्थात भविष्यवाणी संभव है या कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये निरीक्षण व तथ्य पाया जाता है। व्यवहारिक विज्ञान इसमें व्यवहार केंद्र बिंदु है। अनुप्रयुक्त अप्लाई विज्ञान अर्थात भाव अभी जीवन में उपयोगी है। सामाजिक सोशल विज्ञान इससे एक नियम समाज पर लागू किए जाते हैं। विकासशील डेवलपिंग विज्ञान इसमें निरंतर नवे अन्वेषण, नए परिवर्तन एवं अनुसंधान होते रहते हैं। विद्यात्मक, धनात्मक या सकारात्मक पॉजिटिव विज्ञान कानून पर बल तथा व्यवहार तथा का यथावत रूप में अध्ययन करना। स्वीकारात्मक अफर्मेटिव विज्ञान मनोव्यवहार की व्याख्या करना है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग पर बल देना, यह चाहिए। नियामक मानकीय विज्ञान में प्रयोग शब्द के स्थान पर शब्द का प्रयोग करता है। प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल विज्ञान अध्ययन द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रयोग करना। विशिष्ट स्पेसिफिक विज्ञान यह है व्यवहार के तथ्य तथा सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका शिक्षण व सीखने से महत्व है। अकादमिक विषय एकेडमिक डिसिप्लिन इसमें शिक्षार्थी का व्यवहार, सूचना, सिद्धांत विद्या शामिल है। शिक्षात्मक एजुकेशन विज्ञान यह शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो आदर्श मूलक नहीं है। जब ये अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है, अनुपयुक्त विज्ञान अनुपयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, एक मानक विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान की एक अनुपयुक्त शाखा है। शिक्षा का विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। इनमें से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? यह शिक्षण और अधिगम की यह
ये से संबंधित है। फिर बाद के अंदर कोशिश की मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, तो जो नहीं है वो नियामक विज्ञान नहीं है, व्यवहारात्मक विज्ञान है, विद्यात्मक विधानात्मक विज्ञान है, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है। मुझे कौन सा कथन से मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, यह मानवीय विज्ञान ये संबंधित नहीं है, यह व्यवहार पर विज्ञान है, यह सामाजिक विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान में। मुझे कौन सा वाक्य से मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। यह सही नहीं है, जबकि एक सुसंगठित व्यवस्था एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है, यह एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग है, ये हमेशा सत्य की खोज में रहता नहीं। मुझे कौन सा बिना विज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है, तो अनुपयुक्त है अप्लाइड मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है, तो विकासशीलता है। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित मनोविज्ञान अनेक अनुसंधान परिमाणों के एक से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संस्कृत विद्या का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति विकासशील विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो जो उपयुक्त नहीं है यह है, यह तथ्यों को और तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जिसकी उन्हें वो होना चाहिए। मुझे कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है, जो सही नहीं है, जैसे मनोविज्ञान की भाषा क्या है, जो केवल शिक्षण से संबंधित है। यह कथन सही मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान से ऐसी परिस्थितियों के मनोविज्ञान का पक्ष होना चाहिए। फिर यह शिक्षा मनोविज्ञान से विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। फिर बाद के अंदर आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, जो असत्य है ना वो है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, ये गलत है। बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन विधियों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों को की जानकारी देता है। फिर निम्न में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को आपसे सही ढंग से प्रकट करता है, तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है तो बालक का सर्वांगीण विकास करना, यह मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि शैक्षणिक वातावरण में अधिगम करता है व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये बात निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, यह सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। फिर बात के अंदर है कौन सा असत्य है, जो असत्य है ना वो ये है शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे गणित तथा भौतिक विज्ञान, ये गलत है। प्रत्येक स्थिति या परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियां परिस्थितियां सम्मिलित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ये अनेक शाखाओं में से एक है, जो मुख्य रूप से संबंधित है तो शिक्षा की समस्या प्रक्रिया एवं उत्पाद से संबंधित। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को मदद करता है, तो उपयोग सभी के लिए करता है। बालक का प्राप्त बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में करता है, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में करता है, बच्चों के चरित्र निर्माण में भी करता है। फिर बात कर रहे थे मनोविज्ञान शिक्षा के लिए उपयोगिता। शिक्षा विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन, आत्म ज्ञान प्राप्त करने हेतु छात्रों को जानना, सामाजिकता प्राप्त करने हेतु शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हेतु छात्रों के निर्देशन हेतु मूल्यांकन तथा परीक्षण हेतु विशेष छात्रों की समस्या समाधान हेतु प्रयोग अनुसंधान हेतु अनुशासन स्थापित करने हेतु मानव संबंधों में सुधार हेतु अध्यापन की कला और तकनीक सुधारना, रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में सहायक, समस्यात्मक बच्चों की सहायता करना, बच्चों को जानने में शिक्षकों की सहायता किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान इनके ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करते हैं, बालिका की व्यक्ति विविधताओं का ज्ञान प्राप्त करना, उचित शिक्षण इन विधियों का चयन करता है और कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, तो सभी में कहता है, स्वयं को जानने में करता है, छात्रों को जानने के कक्षा कक्ष की समस्या को जानने में भी करता है। फिर एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपदेयता है, तो क्या है,
तो दोनों ही चीजें स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी देना, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए तैयार देना, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है सभी में है। उसी शिक्षण विधियों के प्रयोग में बालकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के समग्र विकास में, शिक्षा की समस्याओं के समाधान में भी है। फिर है अध्यापन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए गए हैं। तो तीनों ही चाहिए, बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की इस समूह में गत्यात्मकता को समाज शिक्षा में की प्रभावी विधियों को समझना, उपयुक्त नियंत्रण का प्रयोग करते हुए सही है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का आवश्यक है, क्योंकि यह अधिगम करता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। क्रिया शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, तो सभी में कहते हैं स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, तो बालकों विद्यार्थियों को समझना, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब शिक्षा के विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ये गलत है। यह उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को जब वे विशेषत विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करे तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है, तो सभी में कहती है विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्ति की विभिन्नताओं को समझने में, बालकों को समस्याओं को समझने में, अध्यापक के द्वारा शिक्षा में विधियों को की रुचिकर को जागृत करने व विकास विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना ये सही नहीं है। देखो, उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग करना, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग करना, नए विषय को परिचित करने, ज्ञान से जोड़ना। इनमें मुझे कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सही नहीं है, तो अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में ये सही नहीं है। ये देखो, ये जबकि अधिगम अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेष को समझने में, व्यक्तिगत विभावनाओं को पहचानने में, कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने के लिए, कक्षा में प्रेरणायुक्त वातावरण बनाने हेतु हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो जो नहीं करना चाहिए, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए, ये गलत है। यह नहीं करना चाहिए। फिर शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए, तो विषय एवं शिक्षार्थी दोनों पर ही रखना चाहिए। फिर बाद के अंदर आ जाता है निम्न में से कौन सा कथन कक्षा मनोविज्ञान के मतों के संदर्भ में सही नहीं है, जो सही नहीं है ना वो ये विद्यार्थी की कमजोरी और असफलता को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, ये गलत है। यह शिक्षकों को शिक्षकों को में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। यह अध्यापकों की विद्यार्थियों और क्या व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। यह शिक्षक को स्वयं को समझने में मदद करता है। को मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, तो क्या बना दिया है, शिक्षक केंद्रित बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, तो शिक्षक क्या बना दिया है, शिक्षक केंद्रित बनाई है। मनोविज्ञान की शिक्षा में व्यक्तिगत बाल केंद्रित शिक्षा, विशेष शिक्षण विधियों में क्रांति, पाठ्यक्रम का नया रूप, सहायक सामग्री का प्रयोग, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, सहगामी क्रियाओं पर बल, विद्यार्थी शिक्षक संबंधों में बदलाव। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो कैसा है, बालक केंद्रित। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, तो जो मुख्य केंद्र बिंदु है ना वो क्या है, अधिगम करता एवं व्यक्तिगत रूप में होना चाहिए। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपना आए जाने में सहायक होना। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे ये शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा शिक्षकों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं ये बतलाता है, ये गलत है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम करता है कि विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित करना है। फिर आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा तक परिस्थिति तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है। फिर है परीक्षार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है छात्रों की समस्या और व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर सूझ विकसित करना। फिर बात करें निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है,
तो जो कार्य नहीं है असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना ये कार्य नहीं है। अधिगमकर्ताओं को जानना है, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना है, सीखने की प्रवृत्तियों के लिए सलाह देना है। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही है ना वो सारे ही है। देखिए, शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षा के स्वयं को जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, शिक्षक की व्यवसाय की वृद्धि में सहायक। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक मनोविज्ञान के महत्व में सही है? जो सही है ना तो वो है 1 2 4 यह है विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों और के शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता है। फिर है ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। विद्यार्थी हेतु शिक्षा प्रभावशाली बन सकता है तो कम से विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण करवाई जाए। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है तो सभी विकल्प सही विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम प्रक्रियाओं को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में। किसी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है तो पशुओं पर प्रयोग करने में उपयोगी नहीं है। बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों पर अवगत करने में। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? तो ये कोई भी विकल्प सही नहीं है। अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्षा की समस्या का समाधान, आकलन लगन, ये कोई भी सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ना, यह विभिन्न अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, यह शिक्षा के अधिगम करता है, शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित है, यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप में समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है एक शिक्षक का। फिर बात के अंदर आ जाता है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? तो सभी की होती है। विद्यालय भवन की भी होती है, खेल का मैदान है, पुस्तकालय से भी है। शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है जबकि अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता व नियंत्रण कर दिया जाए। फिर निम्न में से कौन सा राय बन के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में से सम्मिलित नहीं है? शिक्षक और विषय के संबंध में निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तु सिद्धि नहीं है? तो नहीं है ना। आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्टिव विधि नहीं है, प्रयोगात्मक विधि है, क्लिनिकल है, उपचारात्मक विधि भी है, निरीक्षण विधि भी है। शिक्षा में अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है तो आत्मनिरीक्षण नहीं है, इंट्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो नहीं है। शिक्षा और मनोविज्ञान का अभिनिष्ठ लक्ष्य है तो शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन से है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षणिक वातावरण में व्यवहार लाने के अध्ययन तक सीमित है। फिर बाद में समस्या समाधान स्थिति के बारे में कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो बाधित नहीं करता है, वो मोर्चाबंदी नहीं करता है। बाकी अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपों का निर्धारण यह सभी करते हैं। परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, अनौपचारिक रूप से देता है कि किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपक्रम सबसे उचित है? तो वो है जीवन कौशल शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? अंतर्दर्शन प्राचीन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि में स्वयं व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान संबंधित है तो सभी से है, विकासात्मक अवस्था से, बालक की सामाजिक अंतक्रिया से, परिपक्व अनुवांशिक प्रभाव से भी है। फिर बाद के अंदर आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? तो वो खोला है मनोविज्ञान विज्ञान खोला है। निम्न में से कौन सा समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो है शैक्षिक पिछड़ापन आता है। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? तो है व्यक्ति इतिहास प्रणाली का। निम्न में से कौन सा एक वार शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है? वह प्रकृतिवाद। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य है, गांधी जी का है। एम एम सी निंगर डी के अनुसार विस्तार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। शिक्षा मनोविज्ञान के स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, अनुपातिक मापनी में किया जाता है। निम्न में से कौन से छात्र केंद्रित विधि नहीं है? तो जो नहीं है ना वो व्याख्यान विधि नहीं है। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है वह है कहानी कथन।
निम्न में से कौन सी उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आती है? संगीत अभिक्षमता विकास नहीं आता है, सामाजिक कौशल का विकास, नागरिकता की शिक्षा, समूह में समायोजन की क्षमता, ये सभी आता है। जॉन डीवी ने कहा है विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, संपूर्ण शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया में है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। निम्न में से कौन सा शिक्षण शिक्षक शिक्षा अभिकरण नहीं है? तो वह है संसद नहीं है। और शिक्षक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ है शिक्षा का सम्मिलित रूप। फिर बाद के अंदर आ जाता है कोल्ट्रेजर्स मानवतावादी मनोविज्ञान थे, मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं है ना, ये मतलब चारों का तनी सत्य है इसके। ये शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन विद्या गुणात्मक परिणात्मक दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान का दो नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक शिक्षक को प्रतिभाशाली व बालकों बालक व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। व्यवहार में परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन विवर्ती मात्रात्मक है, जैसे वजन लंबाई और चौड़ाई। प्रोक्सी प्रोक्सी सीमेंट तथा अल्टीमेट दो प्रकार है व्यवहार को समझने में। अध्ययन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक है कोनराड है। फिर है अध्ययन इम्प्रिंटिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन 1937 में कोनराड लोरेंज द्वारा किया गया। इसमें प्राणी अपने विकास आज के संवेदनशील समय में अपने प्रतिस्थापित उद्दीपक के प्रति सामाजिक लगाव विकसित कर देता है, वह स्थायी बन जाता है। तो वो है अध्ययन है किस मनोवैज्ञानिक ने सामाओं के द्वीप पर अनुदिद्रीय किए थे? तो वो किए थे मार्गरेट मीड ने किए थे। अनुदिद्रीय उपागम लॉन्गिट्यूडिनल मेथड में बालकों के एक निश्चित समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पर पूर्व निर्धारित समय तक किया जाता है, इसे अग्रदर्शी विधि भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मेडनिक मार्गरेट मीड चैपमैन स्कूलिंग ने किया था। अनुदिद्रीय उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है तो वह निश्चित किया जाता है। एक माइंड डेट फाउंडेशन इस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? CWBS के द्वारा वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है व्यवहारवाद। वाटसन पुस्तक बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कॉम्परेटिव साइकोलॉजी है। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि रखता है एक व्यक्ति में। फिर बात करते हैं निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, जबकि वॉटसन हिस्किन हॉल ये सब है समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है। वर्धमान एवं अन्य सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन सा भाग नहीं है? तो वह है व्यक्तिगत अध्ययन नहीं है। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदिद्रीय अध्ययन कहते हैं। विकास में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षक विधि है सामाजिक अभिव्यक्ति है। बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि निम्नलिखित में कौन सी विकासात्मक विधि है? मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे ये माना जाता है? प्रयोगात्मक विधि को माना जाता है। पुस्तकों के लेखक कौन सी सूची से है? तो है इसमें M1 है एमिली रूसो बीमित्री, ये आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल ने दी। एम्पी एम्पिरिज्म्स दी थी तो वह जॉन लॉक ने दी थी। एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडाइक ने दी थी। सुमेलित करना है तो सुमेलित है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ना वो फ्राइड ने दिया था। ठीक है, फिर है मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत जो है ना वो जू ने दिया था। मांग सिद्धांत जो है ना वो HM मूरे ने दिया था। पदानुक्रम उपागम है विलियम जेम्स ने। निम्न से मिलान कीजिए तो मिलान करना है। मूलवर्ती है ना वो मैकडूगल ने दी है, और जो शरीर की क्रिया है ना वो दी है मॉर्गन ने दी है। मनोविश्लेषणात्मक है ना वो दी है फ्राइड में। प्रोत्साहन जो है ना वो है मॉल्स तथा सॉफ में ने दिया है। सुमेलित करना है तो वुंड ने है ना प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है। जॉन डीवी जो है ना प्रकार्यवाद। सिगमंड फ्रायर जो है ना मनोविश्लेषण सिद्धांत। बिने जो है ना उन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। फिर बात किया जाता है शिक्षक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम एक दृष्टि में देखो प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन जो किया था स्टेनले हॉल ने किया था 1864 और 1924 तक अमेरिका के अंदर किया। मनोविज्ञान का जो है अगस्तु 300
और 84 बीसी से 322 बीसी ग्रीक दार्शनिक यूनानी थे। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान जो थे वो थॉर्नडाइक थे 1874 से 1949 तक अमेरिका के अंदर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो है विलियम वुंट ने दी थी 1832 से 1920 जर्मनी की ये थे। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है जीन पाजे ने 1896 से 1980 में स्विट्जरलैंड के अंदर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939 तक वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है कार्ल युग ने 1875 से 1961 में स्विट्जरलैंड के है। व्यवहार का व्यवहार का विज्ञान जो है जॉन ब्राइट्स वॉटसन 1875 से 1958 अमेरिका के है। मतलब फिर बाद के अंदर आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की विद्या एक दृष्टि में। फिर ये प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण टेट जो है मार्गन एवं हेनरी मूरे 1852 से 1836 ब्रिटेन के अंदर। हेनरी मूरे ने 1893 में 1988 अमेरिका के अंदर। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ 1869 से 1962 अमेरिका के अंदर इन्होंने किया था। समाज अमिति विधि है जेकोब ले मोरेनो 1889 से 1974 न्यूयॉर्क के अंदर। निरीक्षण विधि है वॉटसन ने की थी 1878 से 1958 अमेरिका के अंदर। प्रयोगात्मक विधि है विलियम वुंट 1832 से 900 जर्मनी के अंदर। व्यक्तिगत इतिहास विधि है टाइडमैन 1787 1830 जर्मनी के अंदर। शैक्षिक मनोविज्ञान के संप्रदाय एक दृष्टि में संरचनावादी संप्रदाय विलियम वुंट 1832 से 1920 जर्मनी में। कार्यात्मक संप्रदाय विलियम जेम्स 1842 से लेकर 1910 न्यूयॉर्क के अंदर। गेस्टाल्ट यह समग्रवादी संप्रदाय मैक्स वर्डिमर कोहलर कुटकोफ का 1880 से 1943 जर्मनी में। कोहलर ने 1877 से 1967 जर्मनी के अंदर। कुटकोफ ने 1886 से 1941 जर्मनी के अंदर। फिर मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय सिगमंड फ्राइड ने 1856 से 1939 ऑस्ट्रिया में। सहचार्यवादी संप्रदाय जॉन लॉक ने 1632 से 1704 इंग्लैंड के अंदर। प्रेरकीय संप्रदाय प्रयोजनवाद विलियम मैकडुगल ने 1871 से 1938 के अंदर इंग्लैंड के अंदर। व्यवहारवादी संप्रदाय वॉटसन 1878 1958 अमेरिका के अंदर इन्होंने किया था। फिर इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।